Alright. So in last lecture we discussed about the starting methods. कौन से starting methods देखे थे हमने? COL, स्टार डेल्टा, रिएक्टर, कौन सा रिएक्टर? स्टेटर रिएक्टर का, एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग. वन मोर मेथड जो हमने वहां पे रावड़ी में देखा, दैट इज विथ यूज ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर. हाँ, तो सॉफ्ट स्टार्टर एक्चुअली इट कंटेन्स वेरी मच पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, एंड इसीलिए ये अभी तक आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ है. नेक्स्ट सेमेस्टर यू हैव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इन यूटिलाइजेशन we have efficient ways of utilizing motors, especially induction motors, because induction motors हमें पता है they are 90% of industrial motors are three phase induction motors. तो वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एफिशिएंट यूज कैसा कर सकते हैं, इसीलिए देयर आर वेरियस मेथड, जिसमें से एक मेथड है सॉफ्ट स्टार्टर का यूज. ठीक है, तो वंस यू लर्न अबाउट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स डिवाइसेस, देन हम सॉफ्ट स्टार्टर स्टडी कर सकते हैं. so that is kept for the next semester, not in this semester, though that is the most efficient method. अब आज अभी तक जो मेथड्स हमने देखे हैं या अभी तक जो मेथड्स इन्वेंट हुए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड रिलेटिवली कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्सो, तो ये सारे मेथड्स में सॉफ्ट स्टार्टर इज द बेस्ट मेथड. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेमेस्टर. अभी मोटर का स्टार्टिंग हो गया, मोटर का वर्किंग हमने ऑलरेडी देखा है. तो ऐसा है क्या कि मोटर हमें क्या आउटपुट होते हैं मोटर्स के? टॉर्क एंड स्पीड, राइट? तो मोटर हम कोई भी स्पीड पे या कोई भी टॉर्क पे चला सकते हैं क्या? कौन डिसाइड करता है? टॉर्क मोटर का. लोड डिसाइड करता है. लोड का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें मोटर को चलाना है. तो लोड का जैसे टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है, वैसे स्पीड का भी रिक्वायरमेंट होता है, और अगर सेम टॉर्क पे वेरियस स्पीड का भी रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो स्पीड ऐसा नहीं है कि मोटर को जो स्पीड पे चले हम स्पीड पे चलाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा. एंड इसीलिए ये टॉपिक को कहते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. तो अभी हमारे पास हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, इफ यू रिमेम्बर. तो वो ऐसे स्टार्ट हुई, राइट? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज दिस? ये टॉर्क है ना, ये टॉर्क, एंड दिस इज स्पीड. और एन आर मतलब रोटर स्पीड. और क्या होता है? स्लिप एस, राइट? सो दिस इज एन आर और स्लिप एस. ओके, यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज दिस पॉइंट? अरे थोड़ा याद करो, देखने की क्या जरूरत है? ये कौन सा पॉइंट है? एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या है ये? अरे ये कौन सा पॉइंट है? क्या जीरो? कौन जीरो है? एस जीरो है. हाँ, कौन जीरो है यहाँ पे? हु इज जीरो ईयर? टॉर्क यहाँ पे दिख रहा है जीरो. हु इज जीरो ईयर? स्पीड इज जीरो. व्हाट अबाउट स्लिप? याद आया? हाँ,
तो यहाँ पे स्पीड 0 है, स्लिप 1 है, टॉर्क कितना है? एट दिस स्पीड टॉर्क कितना है? ये इतना टॉर्क है ना, इसको क्या कहते हैं? कौन सा टॉर्क है ये? स्टार्टिंग टॉर्क। सो इसको हम क्या कहते हैं? टीई स्टार्ट। ये कम से कम 10 बार हम बोल चुके हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, एंड इसीलिए उसको इनिशियल एट स्टार्टिंग इट हैज गॉट द टॉर्क, जिसके वजह से वो चलती है, स्टार्ट होती है। ओके, आफ्टर दिस कौन सा पॉइंट आता है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये, हाँ क्या? ये वाला रीजन अनस्टेबल है, हाँ ये वाला रीजन स्टेबल है, बट ये पॉइंट ये क्या है? KT अपॉन 2 इज व्हाट? KT अपॉन 2 क्या होता है? किसका वैल्यू है KT अपॉन 2? दैट इज राइट, KT अपॉन 2 किसका इक्वेशन है? KT अपॉन 2 एस मैक्स का, टी मैक्स। तो ये जो है दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, टीई मैक्स। एंड टी मैक्स जहां पे होता है, फॉर दैट वैल्यू ऑफ स्लिप, ये क्या है? एस टी मैक्स, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क occurs. एंड फाइनली व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट इज NS और S इक्वल टू 0, राइट? तो हमें एटलीस्ट ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं, तो वी नीड एटलीस्ट ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हमें देखने हैं व्हेन वी प्लॉट टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक फॉर सर्टेन वोल्टेज, जो भी उसके पैरामीटर्स है। तो मेरा जो टी का इक्वेशन है, टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क का इक्वेशन क्या मिला है हमें? 3 अपॉन, बोलो, 3 मतलब 3 फेज है इसलिए 3 अपॉन टॉर्क का फाइनल इक्वेशन आई एम आस्किंग। देखो क्या लिखा है? 3 अपॉन क्या है? हाँ, उड़ गया था क्या बुक में से भी जो लिखा है वो? जैसे मेमोरी से में उड़ गया है। टॉर्क का इक्वेशन T इज इक्वल टू 3 अपॉन, हाँ, ओमेगा S इंटू क्या? फाइनल इक्वेशन मुझे चाहिए, I2 नहीं, E1 वाला इक्वेशन। ये क्या है इधर? या ये मैंने अकेली ने लिखा है? इसको 3 सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज इट इज पर फेज, लिखा भी है उधर पर फेज। क्या है ये? टी है ना? या कुछ अलग दिख रहा है? मुझे सिर्फ टी दिख रहा है क्या? ये आप लोग को कुछ अलग दिख रहा है?
फिर हमने कुछ अल्फा पुट किया था, अल्फा इज इक्वल टू R2 dash by X2 dash, which is also equal to R2 by X2, because सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से दोनों को ट्रांसफॉर्म किया है. So we could write it 3 upon omega s into, यहाँ से वो x dash स्क्वायर निकाला बाहर, फिर हमें मिला x into E1 स्क्वायर into अल्फा डिवाइडेड बाय x2 डैश, एक तो वैसे ही रह गया, s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. Now we need this equation, because ये इक्वेशन में हमें देखना है that who varies, कौन किसको किसको हम वेरी कर सकते हैं. तो ओमेगा एस का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज ओमेगा एस इक्वल टू, ओमेगा एस इज इक्वल टू क्या है? थ्री अपॉन टू पाई एन एस बाई 60, यही है ना, इनटू एस. आई एम डेलिबरेटली राइटिंग दिस इक्वेशंस अगेन सो दैट क्या क्या चेंज हुआ तो हु विल वेरी वो हमें मुझे देखना है. ओके तो अभी इसमें से हम क्या क्या वेरी कर सकते हैं टू कंट्रोल द स्पीड? वेरिएबल चीजें कौन है, दैट आई एम आस्किंग. हाँ, स्लिप पे हमारा कंट्रोल है क्या? स्लिप को ही तो कंट्रोल करना है ना. स्पीड कंट्रोल मतलब क्या, स्लिप को कंट्रोल करना पड़ेगा. किस किस को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? हाँ, इवन को कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, इवन किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई वोल्टेज पे. तो हाँ, अगर सप्लाई वोल्टेज वेरी करेंगे तो इवन भी वेरी होगा. और क्या वेरी कर सकते हैं? व्हाट एल्स? सप्लाई वोल्टेज वेरी किया, और क्या वेरी कर सकते हैं? और क्या सप्लाई करते हैं हम लोग वोल्टेज के साथ? हाँ, वोल्टेज के अलावा हम कुछ स्पेसिफाई करते हैं सप्लाई का? कैसे लिखते हैं हम सप्लाई को? 415 वोल्ट फ्रीक्वेंसी. सो वी कैन वेरी फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. अगर मैंने फ्रीक्वेंसी वेरी किया तो क्या क्या वेरी होगा? अगर मैंने फ्रीक्वेंसी वेरी किया तो क्या क्या वेरी होगा? एनएस वेरी होगा, बिकॉज एनएस का फॉर्मूला क्या है? 120 एफ बाई पी. सो एनएस विल वेरी. और कौन वेरी होगा फ्रीक्वेंसी के वजह से? कोई तो कंट्रोल करना है. टॉर्क तो वेरी होगा ही, बट किसके वजह से? और इसमें से टॉर्क का ही तो इक्वेशन है ये. तो फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेंगे तो कौन वेरी होगा? एनएस वेरी होगा. और कौन वेरी होगा? और किधर किस में आता है एफ? एक एक पैरामीटर को देखो, एफ किस में आता है, किसके इक्वेशन में आता है? हाँ, इट कम्स इन एक्स. एक्स इज 2 पाई एफ एल टू. तो x2 डैश स्क्वायर, ये भी फ्रीक्वेंसी के वजह से वेरी होगा. इसके अलावा हम नंबर ऑफ पोल्स वेरी कर सकते हैं. इट इज वेरी ओल्ड मेथड, अभी तो वो नहीं यूज करते हैं, बट हमारे सिलेबस में है. तो नंबर ऑफ पोल्स वेरी किए तो क्या होगा वेरी? एनएस वेरी होगा. ओके. एंड अगर हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो हम क्या वेरी कर सकते हैं?
स्लिप रिंग इंडक्शन एंड स्क्विरल केज में डिफरेंस क्या है? स्लिप रिंग को हम वाउंड रोटर भी कहते हैं। क्यों? स्लिप रिंग में ऐसा क्या होता है अलग स्क्विरल केज से? स्लिप रिंग्स कहाँ होता है वो स्लिप रिंग्स? स्लिप रिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? स्लिप रिंग मतलब वो कम्यूटेटर एंड वो अरेंजमेंट होता है, ब्रश का अरेंजमेंट, जिससे रोटर के जो टर्मिनल्स है, रोटेटिंग रोटर है, उसके टर्मिनल्स हम वो कम्यूटेटर पे लाके रख सकते हैं एंड दे आर अवेलेबल फॉर आउटसाइड वर्ल्ड। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है दे आर शॉर्ट सर्किटेड, रोटर कंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट होते हैं बिकॉज वो एंड रिंग को सोल्डर किए होते हैं डायरेक्ट। तो हम रोटर में कुछ भी चीज ऐड नहीं कर सकते। बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में through this slip ring we can connect external resistance in the rotor circuit। तो अगर रोटर सर्किट में हमने रेजिस्टेंस डाला तो कौन वेरी होगा? R2 डैश। हाँ, तो अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो वी कैन वेरी R2 एज। इज दैट क्लियर? ओके। अभी हमारे ये जो चार मेन पैरामीटर थे, टी मैक्स, टी स्टार्ट, एस टी मैक्स एंड एन एस, इन ये भी तो यही वेरी होने वाला है जिनके वजह से मेरा टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक वेरी होगा। टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक वेरी होगा मतलब मेरा स्पीड कंट्रोल होगा। ओके। टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक वेरी करना मतलब क्या है कि मेरा स्पीड कंट्रोल होगा ऑन वॉट एवर टॉर्क, मुझे जितना स्पीड चाहिए आई कैन कंट्रोल इट। ऑलराइट। तो उसके लिए अभी जो हमने मेथड्स देखे, बिफोर प्रोसीडिंग अप फॉर दैट, ये जो चार पैरामीटर्स है उनके भी इक्वेशन लिख देते हैं। टी ई स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू 3, नाउ आई एम राइटिंग ओमेगा एस कंप्लीटली बिकॉज एन एस उसमें दिखता है, एन एस डिवाइडेड बाय 60 इंटू एस इज इक्वल टू 1, इसीलिए डायरेक्टली इवन स्क्वायर आ गया। इवन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय x2 डैश 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, एस स्क्वायर भी 1 हो गया सिंस s इज इक्वल टू 1। तो अल्फा हमें पता है, अल्फा इज R2 by x2 and it is very alpha is less than 1, therefore alpha square is very less than 1। ये हमने टॉक स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में भी किया था, राइट? तो इसीलिए यहाँ से हम ये अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं। we can ignore this alpha and t start is approximately equal to 3 divided by 2 pi ns by 60 into even square alpha divided by x2 dash। अल्फा की हम वैल्यू डाल सकते हैं R2 by x2, so this is 3 divided by 2 pi ns by 60 into E1 square into R2 dash divided by x2 dash square। तो जो वेरिएबल ऊपर थे वो इधर भी वेरिएबल ही होंगे। उसके बाद टी मैक्स का इक्वेशन लिखो।
ये अगर लिख के हो गया है तो टी मैक्स का इक्वेशन लिखो, वहां पे हमने KT/2 लिखा है, तो यू पुट KT का वैल्यू नाउ, KT जो KT को भी स्पेसिफाई किया है ना, और उसको डिवाइड बाय 2। हो गया है लिख के? व्हाट इज टी मैक्स? टी मैक्स का क्या इक्वेशन है? इट इज KT/2 एंड व्हाट इज KT इक्वल टू? हाँ, डायरेक्टली वो 3 आएगा ना, 3/2 पाई, मतलब वो ओमेगा एस है, तो आई राइट 2 पाई NS/60। हाँ, 3/ओमेगा एस इंटू KT क्या है? E1 स्क्वायर अपॉन अपॉन ओमेगा एस हो गया। हाँ, x2 डैश बराबर। तो अभी इसको डिवाइड बाय 2 है, सो आई विल राइट 2 हियर। तो इसमें से भी जो वेरिएबल ऊपर थे, अगर पोल एंड फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो NS विल वेरी, वोल्टेज चेंज किया तो E1 स्क्वायर विल वेरी, फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो x2 डैश विल वेरी। T max is equal to KT upon 2, which is equal to 3 upon 2 pi NS upon 60 into E1 square upon 2x2 dash. In this video by mistake, I have written x2 dash square. Please, T max का जो फॉर्मूला है उसमें x2 dash ही है, x2 dash square नहीं है। सो आगे कहीं पे भी टी मैक्स का जो भी रिलेशन फाइंड आउट किया गया है, इट रिलेट्स टू ओनली x2 डैश नॉट x2 डैश स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टीई मैक्स। x2 डैश स्क्वायर है। उसके बाद कौन है हमारा? ये 2 हो गए, टी स्टार, टी मैक्स, फिर ST मैक्स। ST मैक्स का क्या इक्वेशन है? ST मैक्स इज इक्वल टू, हाँ, इट इज एक्चुअली अल्फा जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, R2 डैश अपॉन x2 डैश। तो इसमें भी दोनों वेरिएबल है। अगर स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर है तो हम R2 डैश वेरी कर सकते हैं एंड फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम x2 डैश को वेरी कर सकते हैं। ये स्लिप के वजह से ST मैक्स कहाँ पे होने वाला है? इट इज एट सम NR जहाँ पे मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। सो NR-T मैक्स, बिकॉज स्लिप जो है वो 1 to 0 वेरी करता है, बट व्हेन वी प्लॉट इट, मतलब जब भी हमें टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी है तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए। सो स्लिप
0 to 1 पूरा वेरी करेगा, बट वो कितने यूनिट्स में वेरी करेगा वो कौन बताएगा? मेरा स्पीड हैज गॉट अ स्पेसिफिक वैल्यू ना, उसको ऐसे रेंज नहीं है जैसे स्लिप को रेंज है। स्पीड 1500 तो 1500 ही होगा, स्पीड अगर 3000 है तो 3000 ही होगा। तो ये एसटी मैक्स जो है ये परसेंटेज है, स्लिप इज ऑलवेज परसेंटेज। पता है हम परसेंटेज स्लिप निकालते हैं, क्यों परसेंटेज स्लिप निकालते हैं? बिकॉज वो 1 to 0 वेरी होता है, मतलब 100% to 0% पे वेरी होता है। तो जब भी हम कोई भी चीज परसेंटेज में निकालते हैं उसका मतलब है वो रिलेटिव है, इट इज रिलेटेड टू रूम। स्लिप का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है स्लिप का? ns माइनस nr अपॉन ns, so it is relative to ns, बराबर। तो अगर मेरा ns वेरी होगा तो इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज सेम रहेगा बट उसका पोजीशन वेरी होगा। तो इसके लिए मुझे ये जो है अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है, सो आई नीड टू रिलेट इट टू एनआरटी मैक्स। एनआरटी मैक्स जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू रहेगा, ये रिलेटिव नहीं है। अगर वो 1400 है 1400 होगा, अगर वो 1000 है 1000 होगा। तो व्हाट इज एनआर? स्लिप पे से हम एनआर कैसे निकालते हैं? एनआर का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एस, अभी ये जो स्लिप है दैट इज एस टी मैक्स इंटू एन, ठीक है। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस। अगर एस टी मैक्स वेरी होगा एंड एनएस भी वेरी हो सकता है, सो हमारा एनआरटी मैक्स भी वेरी होगा। एक बार वापस बताओ हम एनआर पे क्यों गए? ये जो स्लिप का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज स्लिप फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, और अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करें देन इट बिकम्स परसेंटेज स्लिप। ये क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज स्लिप एक रिलेटिव, इट इज अ रेशियो। स्लिप का कोई यूनिट है क्या? स्लिप का कोई यूनिट है? जैसे टॉर्क का है, स्पीड का है, स्लिप का कोई यूनिट नहीं है। तो स्लिप का जो वैल्यू है वो रिलेटिव है, इट इज अ रेशियो। एंड ये किससे रिलेटिव है? एनएस। एनएस का एनआर का पर्टिकुलर वैल्यू है, उसका यूनिट भी है। क्या है उसका यूनिट? आरपीएम, बराबर। तो अगर मैंने कहा कि एस टी मैक्स इससे वेरी हुआ एंड इट हैज गॉट सम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, उसका कोई वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो 0 एंड 1 में वो अगर हमने बोला कि उसका वैल्यू 0.8 है, तो मेरा जो स्केल है स्लिप, जैसे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ये जो टॉक स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे स्लिप 1 to 0 वेरी होती है, बराबर। बट ये 1 अगर यहाँ पे है तो 0 कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एनएस कितना है, बराबर। अगर आपका एनएस 1500 है तो वो 1500 पे, अगर 3000 है तो 3000 पे रहेगा, बिकॉज एस इज रिलेटिव वैल्यू। फिक्स कौन है? स्पीड फिक्स है, आरपीएम। इसीलिए जब भी हम when we talk about variation in ST max, तो हमें ये variation in ST max we have to relate it to NR, because NR is a fixed value, okay? दूसरी क्या चीज थी? हमारा पोल, नंबर ऑफ पोल्स, और हम वेरी कर सकते थे ना। so that is ns is equal to 120 f upon p। तो ये खुद ns वेरिएबल हो गया, और ये कैसे वेरी होगा? इफ वी वेरी f एंड इफ वी वेरी p, बराबर। तो ns is directly proportional to frequency and inversely proportional to number of poles. तो अभी हमें कौन से वेरिएबल्स, कौन से ये जो पैरामीटर्स है वो वेरी हम कर सकते हैं? हाँ, हम फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ पोल्स वेरी कर सकते हैं, वो एनएस उसके वजह से वेरी होगा। हाँ, हम सप्लाई वोल्टेज वेरी कर सकते हैं, एंड
अगर मोटर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर रहेगी तो हम रोटर रेजिस्टेंस वेरी कर सकते, बराबर। तो हमें 4 वेरिएबल्स मिले, तो ये 4 वेरिएबल्स अगर हम वेरी करें वन बाय कीपिंग अदर 3 कांस्टेंट, एक अगर मैंने वेरी किया, मतलब सपोज मैंने सप्लाई वोल्टेज वेरी किया, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैंने वेरी नहीं किया, नंबर ऑफ पोल्स भी वेरी नहीं किया, रोटर रेजिस्टेंस भी वेरी नहीं किया, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये 4 अगर मेरे पास पैरामीटर्स है, तो मेरे पास 4 अलग अलग मेथड्स है स्पीड कंट्रोल की, बराबर। सो वन बाय वन नाउ वी विल डिस्कस द स्पीड कंट्रोल मेथड्स। सबसे पहले हम सप्लाई वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। आई विल पुट एन एस्ट्रिक हियर, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। तो एवरी टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, एवरी मेथड हम ऐसे ही करेंगे, जो वेरिएबल हमने लिया है उसको वेरी करेंगे एंड बाकी के जो पैरामीटर्स है उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। अभी आपके पास वो चारों इक्वेशन है, टी स्टार, टी मैक्स, एस टी मैक्स, उसके साथ एनआर टी मैक्स भी है एंड एनएस का इक्वेशन, बराबर। अभी वो देख के मुझे बताओ, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज हम क्या बोलते हैं उसको, V1, जो हमने स्टेटर को वोल्टेज दिया है। तो V1 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, इंड्यूस वोल्टेज इन स्टेटर वाइंडिंग, राइट, करेक्ट। सप्लाई वोल्टेज जो हमने दिया है वो E1 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी स्टेटर वाइंडिंग। ऑफ कोर्स V1 के बाद उसमें स्टेटर के लॉसेस होते हैं, स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस एंड इंडक्शन होता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी का हमारा वेक्टर डायग्राम था या फिर वो केवीएल इक्वेशन था, वो यहाँ पे भी वेरी होगा। तो करंटली हमने ये सीधा ले लिया है बिकॉज दोज लॉसेस आर वेरी लेस, इसलिए V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, राइट। मतलब अगर हम V1 वेरी करेंगे, सप्लाई वोल्टेज अगर हम वेरी करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग E1 भी वेरी होगा। अब E1 अगर वेरी हुआ तो जो हमारे वो 4 टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के कैंडिडेट है, उसमें से कौन कौन वेरी होगा। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के कैंडिडेट कौन, ये दिस टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, इमेजिन ये रंगोली जैसी है, दिवाली अभी नजदीक आ रही है, तो ये हमारे वो ठिपके है जिसको हम ज्वाइन करते हैं, हाँ, और फिर हम ये कोई करे, ये रंगोली बनाए तो भी चलेगा, वेरी गुड। और स्पीड कंट्रोल के भी अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक मस्त मस्त दिखते हैं। तो ये जो 4 कैंडिडेट है, उसमें से E1 मतलब हमने V1 वेरी किया, तो कौन कौन वेरी होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। इसके चारों के इक्वेशन है आपके पास, टी मैक्स विल वेरी, बराबर। और वो कैसे वेरी होगा, उसका स्क्वायर से, टी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ E1। हाँ, और कौन, स्टार्टिंग टॉर्क भी वेरी होगा, दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल स्क्वायर टू दी E1। एस टी मैक्स, एस टी मैक्स नहीं होगा, एनआर टी मैक्स, एनआर मतलब वो रोटर स्पीड जहां पे टी मैक्स होता है, एनआर टी मैक्स वेरी होता है क्या, नहीं होता, एनएस नहीं होता है। मतलब ये जो
V1 वेरी करके हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी उसमें क्या होगा, सिर्फ वेरी स्टार्टिंग टॉर्क वेरी होगा, राइट। बट अभी होता क्या है, अगर मैंने V1 मेरा सपोज 415 वोल्ट है और अगर मैंने V1 को 10% से रिड्यूस किया, 415 का 10% कितना होता है, 41.5। हाँ, 415 का 10%, हाँ, तो उसमें से वो हम माइनस करेंगे। तो अगर मैंने वो वोल्टेज 10% से रिड्यूस किया तो मेरा टॉर्क जो है टी स्टार टी मैक्स वो कितने से रिड्यूस होगा, 20% से, बिकॉज वो स्क्वायर है। आई एक्सप्लेन, टी स्टार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 स्क्वायर, और वी विल राइट इट हियर, TE start is directly proportional to E1 square and E1 is directly proportional to V1. So this is directly proportional to V1 square. तो अगर मैंने V1 जो V2 अभी मैंने चेंज वोल्टेज किया, मतलब पर सेकेंड स्पीड कंट्रोल, अगर मैंने V2 इज इक्वल टू 0.9 मतलब 10% से रिड्यूस हुआ ना वो, तो इट बिकेम 0.9 V1। ये समझ में आया है क्या सबको? रिडक्शन बाय 10% मतलब वो 0.9 इंटू V1 होता है, राइट। तो V2 स्क्वायर कितना होगा, 0. क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अरे 0.9 का स्क्वायर कितना होता है, 0.81 V1 स्क्वायर, बराबर। मतलब अगर मैंने वोल्टेज 10% से रिड्यूस किया तो मेरा जो स्क्वायर है वोल्टेज का स्क्वायर वो 20% से रिड्यूस हुआ, इसीलिए मेरा टॉर्क भी 20% से रिड्यूस होगा। अगर मैंने ये सेकेंड केस में V2 जो बताया, V2 उसको हम V12 बोलते हैं, बिकॉज V2 मतलब आपको लगेगा ये रोटर का वोल्टेज है इंड्यूस, इसको हम बोलते हैं V12, मतलब स्टेटर वोल्टेज इन सेकेंड केस। तो ये V12 को मैंने 10% से रिड्यूस किया, 10% से रिड्यूस किया मतलब क्या, उसको 0.9 से मल्टीप्लाई किया ना, उतना वोल्टेज मिलेगा। 0.9 V1 प्लस 0.1 V1 इज V1 ना, तो वो 0.1 उसमें से निकाल लिया, बचा कौन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो 415 का एग्जाम्पल लो, उसका 10% करो, वो 10% को 415 से माइनस करो, जो वैल्यू आता है वो 415 के कितना परसेंट है वो देखो। फोर 415 का 10% निकालो पहले, कितना आया, 415 का 10% कितना है, 41.5। अभी 415 माइनस 41.5 करो, 3, हाँ तो 373, 415 के कितना परसेंट है कैसे निकालोगे, तो 90% मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.9। आया है सबको समझ में, या लिखूं उधर, अमजद लिखूं उधर, ठीक है। तो 10% से मैंने V1 को रिड्यूस किया, मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई किया, बट जो टॉर्क्स है दोनों टॉर्क वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ V1।
तो इसीलिए मैंने इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लिया तो वो पूरे का स्क्वायर होगा 0.81। मतलब मेरा जो टॉर्क है वो 0.8 ऑफ दी रेटेड टॉर्क होगा, रेटेड स्टार्टिंग रेटेड मैक्सिमम टॉर्क। 0.8 टाइम्स मतलब कितना परसेंट हुआ? 80%। मतलब रिडक्शन कितना हुआ? 20%। ठीक है, तो अगर मैंने 10% वोल्टेज रिड्यूस किया तो मुझे रिडक्शन इन टॉर्क कितने मिलेंगे? रिडक्शन विल बाय 20%। मतलब जरा भी अगर मैंने वोल्टेज को रिड्यूस किया तो मुझे टॉर्क में वेरिएशन बहुत ज्यादा मिले। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द मेथड ऑफ वेरिंग वोल्टेज। अगर मैं वोल्टेज वेरी करती हूँ तो मुझे टॉर्क में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है। प्लस अगर मैंने वोल्टेज को वेरी किया तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी अफेक्ट होगा, बराबर। अगर मैंने वोल्टेज को वेरी किया तो फ्लक्स का वैल्यू भी अफेक्टेड होगा, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वीक हो जाएगा, राइट। एंड उतना ही अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो वो करंट ज्यादा लगेगा, ऑलराइट। तो दिस मेथड में एडवांटेज ये है दैट इट इज इजी कि आप वोल्टेज सीधा वेरी करना है आपको। डिसएडवांटेज ये है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो आपको आपके खुद को ढूंढने हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टॉर्क का, अगर हमने जरा भी वोल्टेज वेरी किया फॉर अ स्मॉल वेरिएशन इन वोल्टेज, टॉर्क का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। प्लस इसके वजह से हमारा जो फ्लक्स लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो लेट मी ड्रॉ द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के कैसे ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी। सो इनिशियली आई विल ड्रॉ इट फॉर द रेटेड वोल्टेज V1। दिस इज फॉर V1 and V1 is the rated voltage। अगर मैंने ये वोल्टेज को रिड्यूस किया, NS वेरी होने वाला है क्या? इज NS गोइंग टू गेट वेरी? नो, so NS इज नॉट गोइंग टू वेरी। और क्या वेरी नहीं होना हो रहा था हमने देखा? ST मैक्स एंड NRT मैक्स। तो ये अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये अगर ST मैक्स है एंड इट इज NRT मैक्स ऑल्सो, तो ये चीज वेरी नहीं होने वाली है। मतलब अगर मैंने वोल्टेज को अभी V12 किया तो V12 के लिए भी जहां पे मैक्सिमम टॉर्क होगा वो यही पॉइंट रहेगा, ठीक है। बट अगर V12 मैंने किया तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस होगा, मेरा मैक्सिमम टॉर्क रिड्यूस होगा, NS will remain same। This is TST1, TST2, and this characteristic is for V12। और अगर रिड्यूस किया तो ये और रिड्यूस होगा।
हो गया, डन। और एक इसका डिसएडवांटेज है कि हम रेटेड वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते। अगर मुझे ज्यादा टॉर्क चाहिए तो रेटेड वोल्टेज के ऊपर मुझे कभी टॉर्क नहीं मिलेगा, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज हम रेटेड क्यों देते हैं, बिकॉज उसके लिए उसका मशीन का इंसुलेशन वगैरह डिजाइन किया गया है। तो हम ऑफकोर्स फॉर सम टाइम सर्ज आ गया तो उतना ठीक है, बट हम काफी टाइम के लिए फॉर प्रोलॉन्ग टाइम हम रेटेड से ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस मेथड हमें रेटेड के ऊपर कभी टॉर्क नहीं मिलता। ओके, शुड वी गो अहेड नाउ। द नेक्स्ट पैरामीटर जो हम सप्लाई साइड से देते हैं वो कौन है? फ्रीक्वेंसी। So second method is by varying by supply frequency control. इसको भी I will put the asterisk. Supply frequency control by keeping other parameters constant. ओके, अभी वापस से हम सेम मेथड फॉलो करने वाले हैं। वो जो चार हमारे कैंडिडेट है स्पीड टॉक कैरेक्टरिस्टिक के, उसमें से कौन फ्रीक्वेंसी की वजह से कैसे वेरी होगा। So who is the first one? T start. Now look at T start का इक्वेशन। T start के इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी किधर है? कहाँ पे है फ्रीक्वेंसी इसमें? हाँ, NS में फ्रीक्वेंसी है एंड NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो मतलब ये T स्टार्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैसे प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली NS प्रोपोर्शनल है। T स्टार्ट कैसे प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में। और कौन वेरी होगा फ्रीक्वेंसी की वजह से? x2 डैश स्क्वायर, तो वहां पे f स्क्वायर होगा। तो ये दोनों जो f के बंदे हैं वो कहाँ पे है? T स्टार्ट के डिनोमिनेटर। ये एक f है और एक f स्क्वायर है, तो T स्टार्ट फ्रीक्वेंसी से कैसे वेरी होगा? ये f है, ये f स्क्वायर है, तो T स्टार्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो है ही, बट सिर्फ फ्रीक्वेंसी f क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f क्यूब, बराबर। Because T start is inversely proportional to NS, it is inversely proportional to S dash square. NS जो है वो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड x dash square तो हमें पता है इट इज 2 pi FL2, तो x dash square is directly proportional to F2 F square, ठीक है। So write down that T start is proportional to, वो पैरामीटर्स ले ले, 1 by NS into x2 डैश स्क्वायर, बराबर। अगर हमने ये एस्ट्रिक लगाया है मतलब बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट है। एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 by f into f square, which is proportional to 1 by f cube. What about T max?
टी मैक्स के बारे में क्या कहना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ क्या, कहा कौन कौन है वो टी मैक्स में? एन एस है एंड एक्स टू डैश स्क्वायर है, वही हो गया ना मतलब. इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एफ क्यू. व्हाट अबाउट एस टी मैक्स? एस टी मैक्स का इक्वेशन क्या लिखा था ऊपर? हाँ आर टू डैश अपॉन एक्स टू डैश. तो इज इट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? हाँ कौन? बराबर. तो एस टी मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अगर एस टी मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली मेरा जो एनआर टी मैक्स है वो भी वेरी होगा. बराबर. एंड व्हाट अबाउट एनएस? एनएस इज directly proportional to f. So because of this, this is directly proportional to x2 dash square, like x2 dash f. And ns इसका मतलब क्या है? What does this mean? कि वो जो चार हमारे कैंडिडेट है टॉक स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, चारों के चारों वेरी होंगे अगर हमने फ्रीक्वेंसी वेरी किया तो. अभी समझ में आया फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना इतना मैंडेटरी क्यों है? या फिर जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी का, वोल्टेज का वेरिएशन ज्यादा है, टॉलरेंस फ्रीक्वेंसी का बहुत कम है. तो सबसे पहले हम F1 को will declare it as a rated frequency. Okay, F1 is the rated frequency. अगर हम F वेरी करते हैं, फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, तो एक्चुअली फ्लक्स भी वेरी होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड वगैरह वो सब वेरी होता है. ओके तो इसीलिए हम इवन रेटेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी इट इज नॉट रिकमेंडेड टू ओनली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. राइट. So first I'll draw the normal top speed characteristic. This is for F1. F1 के लिए जो synchronous speed है I'll call it as NS1. This is ST max 1 and NRT max 1. अगर मैंने फ्रीक्वेंसी रिड्यूस की, इफ आई रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, किस पे क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले हम NS से स्टार्ट करते हैं, काफी सिंपल है. अगर फ्रीक्वेंसी कम की तो व्हाट विल हैपन टू NS? हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी कम की तो NS क्या होगा?
कम हो जाएगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो लेट मी ड्रॉ दैट NS2 हियर. ठीक है. व्हाट अबाउट ST मैक्स? ST मैक्स का क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी कम की तो? हाँ क्या? व्हाट विल हैपन टू ST मैक्स? इंक्रीज होगा. बट इंक्रीज होगा तो वो इसके हिसाब से इंक्रीज होने वाला है ना, बिकॉज आपका सिंक्रोनस स्पीड वेरी हो गया. तो जरूरी नहीं है कि इसके आगे आए. आई विल रिपीट, पे अटेंशन ओवर हियर. ST मैक्स बढ़ेगा वो पक्का है. बट जैसे कि कहा था एस का जो वैल्यू है इट इज रिलेटिव 1 to 0 के बीच में. बराबर. तो अगर ST मैक्स बढ़ा इसका मतलब ये नहीं है कि ये ST मैक्स के आगे चला जाए. आपको NRT मैक्स 2 देखना पड़ेगा. NRT मैक्स 2 का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस ST मैक्स 2 इंटू NS. तो ये NS2 ऑलरेडी कम हो गया है. राइट. सो रिलेटिव जो था डिस्टेंस, वी कैन एक्सपेक्ट कि वो रिलेटिव डिस्टेंस जो सिंक्रोनस स्पीड एंड ST मैक्स के बीच में था फॉर F1, उससे वो कम होगा रिलेटिव डिस्टेंस. ओके. व्हाट अबाउट T मैक्स? फ्रीक्वेंसी कम की तो T मैक्स क्या होगा? बढ़ेगा. और वो कितना बढ़ रहा है? F3. तो जैसे वो वोल्टेज ट्वाइस से रिड्यूस हो रहा था ये 3 टाइम्स बढ़ेगा. इवन योर स्टार्टिंग टॉर्क. ओके. सो आई विल ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द F2. This is for F2, and if I draw it for F3, अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या होगा? 50 के जगह पे 55 की तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू NS? इंक्रीज होगा. एंड टॉक्स जो है वो कम हो जाएंगे. तो इसके नीचे एक और कैरेक्टरिस्टिक है. लेट्स टेक अ 5 minute ब्रेक हियर. ये कंप्लीट करके 5 मिनट का ब्रेक ले लो. देन वी कंटिन्यू विद द अदर.
ना घरीच बस डिस्टन्स एज्युकेशन कर
अरे तो ऑफ कोर्स मोटर के लिए जैसे वोल्टेज एक लिमिटेशन होता है इलेक्ट्रिकली करंट वोल्टेज, वैसे ही टॉर्क इज ऑल्सो लिमिटेशन, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे हमें दिखता है दैट वी गेट मोर टॉर्क, अगर हमने फ्रीक्वेंसी रिड्यूस की तो हमारा टॉर्क बढ़ता है, बट देन जो मैकेनिकली मोटर बनी है और उसकी मैकेनिकल एबिलिटी है उससे भी टॉर्क पे लिमिटेशन आते हैं। तो इवन हम कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी आपका टॉर्क जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ क्यूब, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। जैसे हमारा वो वोल्टेज में था, वोल्टेज ऑफकोर्स वहां पे टॉर्क रिड्यूस हो रहा था तो वो इतना भी डेंजरस नहीं था, बट यहाँ पे टॉर्क ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, सो दैट इज द डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि आजकल हमारे पास ड्राइव्स है जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी देते हैं। तो इवन बैच के आई थिंक जो प्रैक्टिकल वो पैनल पे हुए हैं, E2 बैच के बाकी है, वहाँ पे ड्राइव है जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमने फ्रीक्वेंसी वेरी करके देखा नहीं, बट एटलीस्ट ड्राइव वो दो देखे कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए वो ड्राइव्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अरे तो पहला पैरामीटर हुआ दैट इज सप्लाई वोल्टेज, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, और क्या वेरी कर सकते हैं हम लोग? कौन से पैरामीटर्स को वेरी कर सकते हैं? हाँ, पोल, नंबर ऑफ पोल्स। So by changing number of poles, and again asterisk here, by keeping other parameters constant. Now again वो जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के 4 कैंडिडेट कौन कौन चेंज होगा? सबसे पहला कौन है? टी स्टार।
टी स्टार्ट में पोल्स अगर चेंज किए तो कौन चेंज होता है? एनएस चेंज होता है। तो सबसे पहले हम एनएस को ही बात करते हैं। एनएस पोल पे कैसे डिपेंडेंट है? एनएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स, सो इट इज 1/p। तो अगर पोल के नंबर्स हमने बढ़ाए तो एनएस कम होगा। So what about T start? T start is also, it is inversely proportional to NS, no? T start, right? And NS is inversely proportional to number of poles. So T start is directly proportional to number of. T max का भी वैसे ही होगा। What about slip? ST max? ST max चेंज होगा क्या? ST max चेंज होगा? नहीं होगा। ST max में there is no change, but क्या NRT max चेंज होगा? एनआरटी मैक्स तो चेंज होगा ही, बिकॉज आपका एनएस चेंज हो रहा है, बराबर। एंड एनआरटी मैक्स का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस एस टी मैक्स इंटू एनएस। एस टी मैक्स कॉन्स्टेंट है, तो एनआरटी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनएस एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स। ओके, so I'll first draw P1 के लिए, I'll draw it for P2 because P2 is in middle. P1 हमने इंक्रीज किया है, P3 हमने रिड्यूस किया है। तो P2 के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेती हूँ। NH2 होगा, this is NH2 which is relative to P2, this is NH3। अभी अगर हमने नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाए और उसको P1 किया, अगर हमने नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाए और उसको P1 किया, व्हाट विल हैपन टू सिंक्रोनस स्पीड? ये बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो ये जो NS1 है, लेट्स से NS1 इज हियर, ओके। एसटी मैक्स चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये एसटी मैक्स और ये एनएस में NS2 में जितना डिफरेंस था उतना ही इसके एसटी मैक्स और NS2 में डिफरेंस आएगा। एसटी मैक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज अगर हमने नंबर ऑफ पोल्स चेंज किए, और वो रिलेटिव है किससे? ये NS2 से। तो ये एसटी मैक्स जो पहले वाला था एंड ये NS2, इसमें जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस अभी का एसटी मैक्स एंड NS1 में आएगा, ठीक है। तो दैट विल ऑल्सो चेंज। और क्या चेंज होने वाला है? स्टार्टिंग टॉर्क, अगर हमने नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाए तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क भी बढ़ेगा। तो लेट मी ड्रॉ दैट, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ा एंड मैक्सिमम टॉर्क भी बढ़ा। अगर हमने नंबर ऑफ पोल्स रिड्यूस किए
तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगा एंड ये सारे नहीं, हाँ कम होगी। दिस इज फॉर P2, this is for P1. किसी को कुछ डाउट है इसमें? बट चेंजिंग पोल्स इज नॉट दैट इजी, चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स, बिकॉज अगर आपको नंबर ऑफ पोल्स चेंज करने हैं तो एवरी टाइम आपको आपने जो वाइंडिंग किया है, जितने नंबर ऑफ पोल के लिए मोटर बनाते हैं हम लोग, तो वो टाइम वायरिंग जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर पोल चेंजिंग की एक स्पेशल मोटर आती है जिसमें वेरियस कनेक्शंस करके, मतलब जो टर्मिनल पे लाके रखते हैं कि 8 नंबर ऑफ पोल के लिए ये कनेक्शन करो, 6 नंबर ऑफ पोल के लिए ये कनेक्शन करो। बट वो करने के लिए उनको मोटर का जो एरिया है, वो जो सरकमफरेंस होता है स्टेटर का, वो काफी बढ़ जाता है। तो इट इज अ ह्यूज मोटर, पोल चेंजिंग मोटर, इसीलिए अभी ये मेथड यूज नहीं करते हैं, बट अगर करेंगे तो ये ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, राइट। और अभी कौन सा पैरामीटर बच गया है? किसको वेरी कर सकते हैं? रोटर रेजिस्टेंस। हाँ, तो बाय वेरिंग रोटर, ये कौन से टाइप ऑफ मोटर के लिए है? कौन से मोटर के लिए ये? फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, for slip ring only, not for squirrel cage. And again by keeping all other parameters constant. So again we'll go back to our, पूरा करना है इसको, ये लिखा नहीं है सिर्फ, इसके आगे भी वो कैरेक्टरिस्टिक बनाने हैं ना। हाँ, तो कहाँ जाएंगे वापस? हाँ, टी स्टार्ट, क्या ये डिपेंड है R2 डैश पे? और अगर है तो कैसे? हम्म, हाँ, directly proportional to R2 dash. So it is directly proportional to R2 dash. This means it is directly proportional to R2. What about T max? What about T max? R2 है उसमें, R2 dash है? नहीं है, so no change. What about ST max? Directly proportional to R2. R2 dash, so R2. बराबर? And accordingly the NRT max भी change होगा. What about NS? NS का फॉर्मूला क्या है इतना देखने में? NS का फॉर्मूला क्या है? 120 है, तो R का कोई लेना देना नहीं है, सो नो चेंज।
तो क्या क्या चेंज होने वाला है? सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क चेंज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाया तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। एंड द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, अगर हमने वो बढ़ाया तो स्लिप विल इंक्रीज। और स्लिप कहां से कहां वेरी होती है टॉर्क स्पीड में? स्लिप कहां से कहां? 1 to 0। तो अगर हमने ये बढ़ाया तो आपका जो एस टी मैक्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट चला आएगा। ठीक है। सो लेट से R2 जो है हमारा इनबिल्ट रेजिस्टेंस है ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इससे ज्यादा हम R21 डाल सकते हैं। वी कैन इंक्रीज ना, वी कैन नॉट डिक्रीज। R2 से डिक्रीज नहीं कर सकते, वो तो इनबिल्ट है। हम R41 भी डाल सकते हैं। वी कैन गो ऑन इंक्रीजिंग। जैसे हम रियोस्टेट अगर ऐड कर देंगे, वो स्लिप रिंग को कनेक्ट कर देंगे तो ये बढ़ता जाए। ओके। NS चेंज नहीं होने वाला है, राइट? तो ये NS जो है इट इज कांस्टेंट। ये नहीं चेंज होगा। और कौन नहीं चेंज हो रहा है? T max चेंज नहीं हो रहा है। So I'll draw a line parallel to this x-axis. This is TE max. ये चेंज नहीं होने वाला है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, ना इसके नीचे ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, अभी अगर इनबिल्ट R2 है तो उसके लिए मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज फॉर R2। अभी अगर मैंने रेजिस्टेंस डाला, ऐड किया, R21 किया, क्या होगा? सबसे पहले क्या बढ़ेगा? स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा और ST मैक्स। अभी NS चेंज नहीं होने वाला है तो NRT मैक्स देखने की जरूरत नहीं है। ST मैक्स का जो वेरिएशन है हम सीधा ले सकते हैं, बिकॉज जो रिलेटिव था ST मैक्स NS को, वो NS ही नहीं चेंज हो रहा है, बराबर? तो बराबर है, पहले तो टॉर्क बढ़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क उतना ही रहेगा। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? एंड स्लिप जो है, स्लिप वेरीज फ्रॉम, दिस इज, यहाँ पे एस कितना होता है? 0। एंड यहाँ पे एस कितना होता है? 1, बराबर? तो स्लिप ये डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। तो अगर एस टी मैक्स बढ़ा है तो आपका एस टी मैक्स कहाँ आना चाहिए? इधर आना चाहिए, राइट? समझ में आया? शुड आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन? हाँ। अभी यहाँ पे n इज इक्वल टू ये 0 है एंड यहाँ पे n इज इक्वल टू NS है, तो स्पीड बढ़ रहा है ऑब्वियसली। बट स्लिप के लिए यहाँ पे स्लिप 1 है स्टैंड स्टिल पे, एंड यहाँ पे स्लिप 0 है, तो स्लिप रिड्यूस हो रही है, मतलब स्लिप इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अगर मेरा ST मैक्स बढ़ गया बिकॉज मैंने R2 बढ़ाया एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ST मैक्स, तो वो बढ़ा, तो जो पहले ST मैक्स इधर था वो ST मैक्स अभी इधर चला जाएगा बिकॉज इस डायरेक्शन में स्लिप बढ़ेगी। समझ में आया? ओके, तो लेट मी ड्रॉ दैट। ये थोड़ा सा वापस ड्रॉ करते हैं एक बार। तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा
बट NS चेंज नहीं होगा, NS will not change. What about R31? R31 किया तो क्या होगा? R31 किया तो क्या होगा? अगेन टॉर्क बढ़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क, एंड ST मैक्स जो है वो ये साइड आएगा. NS will not change. Now, X2 एक वैल्यू होती है विच इज अ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर, और मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन क्या है? मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे होता है? वो स्लिप का फॉर्मूला, ST मैक्स का फॉर्मूला क्या है? ST मैक्स इज इक्वल टू R2 बाय X2, राइट? अभी हम ये R को वेरी कर सकते हैं, तो मुझे क्या लिबर्टी मिलती है इसमें? अगर मैं R को वेरी करती हूँ तो आई कैन डिसाइड कि मेरा जो टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो कौन से स्लिप पे या कौन से स्पीड पे आएगा. आई रिपीट, अगर मैं ये R2 को वेरी कर सकती हूँ तो आई गेट अ लिबर्टी टू डिसाइड कि मेरा मैक्सिमम टॉर्क कौन से स्लिप पे या स्पीड पे मुझे मिलेगा. तो वो मैक्सिमम टॉर्क मैं ST मैक्स इक्वल टू 0.2, 0.5, 0.6 कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ, बिकॉज आई कैन ऐड दिस R2. और अगर ये मैंने इक्वल टू 1 कर दिया, इक्वल टू 1, स्लिप इक्वल टू 1 कहाँ की कंडीशन है? स्टैंड स्टिल, मतलब यहाँ की. तो उसका मतलब है कि स्टार्टिंग में ही मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. एंड अगर ये X2 इज इक्वल टू R41 है, जो कंडीशन मैंने ली है, सो R41 डिवाइड बाय X2 ये 1 हो जाएगा, तो मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. बराबर? ये एक्चुअली मैंने नेमिंग में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 2 ही डालना चाहिए था उधर, बिकॉज ये रोटर के रेजिस्टेंसेस है. दिस इज R22, R32 and R42. तो एट स्लिप इक्वल टू 1 मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. वापस से एक्सप्लेन करूं? ये मैं रेजिस्टेंस बढ़ाते गई, ठीक है. ST मैक्स का फॉर्मूला क्या है? R2 अपॉन X2. अभी वो R2 अपॉन X2 में R2 कितना भी वेरी कर सकती हूँ, वो मेरे हाथ में है कितना वो वोल्टेज. रियोस्टेट तो देखा है आपने, उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस है. तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ST मैक्स जो है R2 का वैल्यू ऐसे रखे कि ST मैक्स मुझे 1 मिलेगा. उसका मतलब क्या है कि जब मेरा स्लिप 1 है तब मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. ST मैक्स क्या होता है? स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स. तो ST मैक्स को अगर मैंने 1 किया, मतलब मुझे मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में ही मिल गया. बराबर? एंड उसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये R42 का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू X2, तो R42 बाय X2 इक्वल टू 1 है. मतलब मुझे इस कंडीशन पे मुझे मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग ही मिल गया. ये एक स्टार्टिंग की भी मेथड है कि जब भी हमारे पास अगर इंडक्शन मोटर आपको ऑन लोड चालू करनी है, ऑन लोड, हाँ, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क चाहिए कि आपका लोड इतना है. फॉर एग्जांपल ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में आप लोगों को बोलते हो क्या कि मुझे मोटर को ये रेलवे स्टार्ट करनी है, लोकल स्टार्ट करनी है, उतर जाओ, पहले पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बाद में चढ़ो, ऐसा होता है क्या? नहीं ना. जितनी भी लोकल भरी हुई हो,
वेदर इट इज विरार, शाम के 6 बजे का टाइम है और विरार लोकल है, चलती है ना लोकल? कभी होता है क्या लोगों को उतरने को बोलते हैं बाद में चढ़ो बोलते हैं, ऐसा होता है? तो ऐसे जो लोड है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, लिफ्ट में भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे जो लोड है कि जहां पे आपको मोटर को ऑन लोड मैक्सिमम टॉर्क पे स्टार्ट करना है, उसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए। ठीक है, नाउ यू फील कि अभी अगर ऐसा लोड है तो हमारे लोकल में या ट्रैक्शन में फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज होनी चाहिए, राइट? पहले होती थी, बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के काफी सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे उसका स्लिप रिंग वगैरह ऐड हो जाता है तो वहां पे ब्रशेस आ जाते हैं, कार्बन ब्रशेस। हमने देखा था मिक्सर का, जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वो स्पार्क निकलते हैं ब्रशेस से, वो ब्रशेस के लॉसेस, वो स्पार्क, उसका मेंटेनेंस, वो काफी बहुत ज्यादा है। एंड उसके लिए स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, जो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मिलाने के अभी बहुत सारे वेज अवेलेबल है। वी हैव वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ड्राइव, जिसके वजह से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मिल सकती है। बट इसके लिए स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर जो पहले भी यूज होती थी, वो इसके वजह से यूज होती थी। ठीक है, अगर हम ये इसके आगे बढ़ाएंगे, R52 कर देंगे, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपका R बढ़ गया, तो 1 के आगे तो ये जाएगा नहीं लिफ्ट, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क नहीं मिलेगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज फॉर R52। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, कि आप रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो सर्किट में, एंड जब भी हम रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उधर क्या होता है? लॉसेस हो, I2R लॉसेस। तो लॉसेस इसमें भी होंगे। दैट वाज अनदर डिसएडवांटेज। स्लिपरिंग, ऑफ कोर्स आप स्लिपरिंग यूज करते हो तो उसके डिसएडवांटेजेस है, जैसे बोला ब्रश होते हैं, उसका मेंटेनेंस, उसके लॉसेस। उसके अलावा ये रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हो, उसमें करंट फ्लो होने वाला है। वो रेजिस्टेंस हम ऐसे ही शो के लिए ऐड नहीं करने वाले, उसमें करंट फ्लो होगा ना, जिसकी वजह से उसमें I2R लॉसेस भी होंगे। दैट इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। तो अभी हमने जो ये सारी मेथड्स देखी, जो 4 मेथड बराबर, सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पोल चेंजिंग एंड दिस रोटर रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर स्लिपरिंग। तो ये चारों मेथड में हमारे पास कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो है ऑब्वियसली, बिकॉज स्पीड कंट्रोल होता है, बट डिसएडवांटेजेस है। एंड वो डिसएडवांटेज को एड्रेस करने के लिए we have the latest and most efficient, most convenient method of controlling the speed, which is called as variable voltage, variable frequency. जो होता है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, VFD ड्राइव्स जिसको कहते हैं, AC ड्राइव्स भी इसको कहा जाता है। एंड मेथड को कहते हैं, come back to it later. अरे अभी हमने जो पहला मेथड पढ़ा था वो था सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। उसमें मैंने बोला कि हम वोल्टेज को ज्यादा कम नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारा फ्लक्स लेवल वेरी होगा, बराबर। अब ये फ्लक्स जो था फाई एम, अभी ट्रांसफॉर्मर में या इंडक्शन मोटर में?
फ्लक्स कौन से इक्वेशन में आया था क्या हमारे? एफ फाई और फाई एम कहीं पे अपीयर हुआ था? बहुत दिनों तक हमने फ्लक्स के बारे में बात नहीं की, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और वो करके छोड़ दिया हमने उधर फ्लक्स को। फाई किधर आया था? फ्लक्स, फ्लक्स कोई इक्वेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर या इंडक्शन मोटर में? हाँ, ईएमएफ इक्वेशन, वेरी गुड। ईएमएफ इक्वेशन में मेरे पास वोल्टेज भी था, मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी था, मेरे पास फ्लक्स भी था, एंड ऑफ कोर्स अदर नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह थे। तो जो ईएमएफ इक्वेशन हमने इंडक्शन मोटर के लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडक्शन मोटर, so I'll write the equation refer to stator side E1. क्या था इक्वेशन? E1 is equal to 4.44, हाँ, T1 नंबर ऑफ टर्न्स है, इंडक्शन मोटर है, T1 इंटू KW1 वाइंडिंग फैक्टर था कुछ, इंटू फाई एम इंटू F1। ये था हमारा ईएमएफ इक्वेशन फॉर इंडक्शन मोटर फॉर स्टेटर साइड। ओके, 4.44 कांस्टेंट है, T1 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, KW1 इट इज अ कांस्टेंट ओनली, वाइंडिंग फैक्टर है वो। सो कैन आई राइट E1 is directly proportional to phi m into F1, right? Are you convinced with this? हाँ, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट ही है। Therefore, can I write phi m is directly proportional to E1 upon F1? Right? E1 किसको प्रोपोर्शनल होता है? हमने ऊपर लिखा है V1. So it is proportional to V1 upon F1. करेक्ट? सो मेरा जो फ्लक्स लेवल है, नाउ पे अटेंशन हियर, मेरा जो फ्लक्स लेवल है इन इंडक्शन मोटर, ये कांस्टेंट कब रहेगा? वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तभी, या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तभी? वो किसको प्रोपोर्शनल है? इट इज प्रोपोर्शनल टू V बाय F रेशियो। तो जरूरी नहीं है कि मुझे वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, जरूरी ये है कि मैं वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को भी प्रोपोर्शनेटली चेंज करूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रेटेड वोल्टेज अगर 440 वोल्ट है एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, बराबर? तो अगर मैंने ये वोल्टेज को 220 किया और मुझे रेशियो सेम रखना है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितना करना पड़ेगा? 25। तो मेरा फ्लक्स लेवल कांस्टेंट रहे। अभी ये मैंने बहुत ज्यादा रिड्यूस किया फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इतना कम ज्यादा नहीं होता है, 50 का 55 60 होता है, 50 का 40 होता है, बट ये फॉर विदाउट यूज ऑफ कैलसी आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने ये इतना एग्जाम्पल लिया है। शुड आई रिपीट दिस? फ्रॉम ईएमएफ इक्वेशन हमने पता चला दैट E1 इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू F1, और हमारे E1 और F1 मतलब V एंड F आर दी वेरिएबल्स, राइट? तो मैंने फाई एम को इधर लिया, तो फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई F, स्टेटर वोल्टेज बाय स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, जो मेरे डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे ना फर्स्ट टू मेथड्स में, कि वहां पे फ्लक्स लेवल वेरी हो रहा है। अभी देखो, अगर आप V को कांस्टेंट रखोगे और F को वेरी करोगे, F को कम कर देंगे तो फ्लक्स लेवल बढ़ता जाएगा, एंड माय मोटर इज नॉट डिजाइन फॉर दैट फ्लक्स लेवल। अगर आप F को कांस्टेंट रखोगे और V को वेरी करोगे, वेरी मतलब कम ही करोगे, ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो कम कर देंगे तो फ्लक्स लेवल नीचे चला आएगा।
सो दैट टॉर्क जो मिलता है मोटर को, जो पावर ट्रांसफर होती है, वो नहीं होगा। तो ये जो दो डिसएडवांटेजेस है ऑफ फर्स्ट टू मेथड्स, उसको एड्रेस करने के लिए वी हैव दिस लास्ट मेथड विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट कन्वीनियंट, जिसको हम कहते हैं V/F कंट्रोल। ये बहुत पॉपुलर मेथड है इन इंडस्ट्री। अभी सारे जो आपके इवन योर ऑल योर टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर जहाँ पे हमें वेरिएबल स्पीड एंड टॉर्क चाहिए, वहां पे हम ये यूज करते हैं। ओके तो अभी हमें क्या वेरी करना है, वी हैव टू वेरी V/F। सिर्फ V या सिर्फ F नहीं करना है। तो अभी वापस से हम हमारे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के कैरेक्टर्स पे जाते हैं। वो चार In triple VFD, that means variable frequency, variable voltage drive, we have seen that T starting is proportional to V1 square upon FQ. So T starting, when we change V by F, so that will change. T max is proportional to V1 square upon F square. As V1 by F is kept constant, तो V1 upon F square भी constant रहेगा. इसीलिए TE max चेंज नहीं होगा जब हम V1 by F को V1 by F को constant रख रहे हैं. By changing V1 और and F1 both. ST max जो है, it will vary according to the NS, that is the synchronous speed, and NS is directly proportional to F. इसीलिए जब हम frequency vary करेंगे तब NS भी vary होगा. So these are the characteristic for V by F control. NS change होता है because frequency change होती है. Starting torque change होता है because frequency change होती है. And starting torque is proportional to V1 square by FQ. Maximum torque change नहीं होता है because maximum torque is proportional to V by F, and V by F we are keeping constant.